Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pulse Point and today we are going to study about the disease typhoid fever जिसे हम एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि एक ऐसी डिजीज़ है जिसे बैक्टीरिया कॉज करता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन के बारे में एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स ऑफ द डिजीजेज इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टाइफॉइड इज ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड फीवर और एंटेरिक फीवर इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। यानी कि टाइफॉइड हमारा जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है और जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया इसे कॉज करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। यानी कि सैल्मोनेला टाइफी इज़ द कॉजेटिव बैक्टीरिया ऑफ द डिजीज़ टाइफॉइड। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसमें जो कैरेक्टराइजेशन हमें देखने को मिलता है वो होता है प्रोलॉन्ग्ड फीवर, यानी कि इसमें हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है जो लंबे समय तक परसिस्ट करता है, प्लस एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वीकनेस, जीआईटी सिम्टम्स जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होता है और ये टिपिकली ट्रांसमिटेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर। यानी कि जो अनहाइजीनिक फूड रहता है और जो वाटर अच्छा नहीं होता उसके थ्रू इम्प्योर्ड वाटर होता है, उसके थ्रू ये एक हेल्दी ह्यूमन बींग इसे इंजेस्ट कर लेता है और ये डिजीज़ जो रहती है वो अकर होती है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन के बारे में। अब आ जाते हैं हम एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो एजेंट की बात करें तो ऑब्वियसली सैल्मोनेला टाइफी मेजर कॉज होगा एंटेरिक फीवर का इंडिया में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो कहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स मिल रहा है, वो होता है फीसेस और यूरिन, जिसमें कि सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होता है और इसे हम इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम अकर करती है जो केसेस और कैरियर्स में देखने को मिलता है। अब आ जाता है रिजर्वायर इन्फेक्शन, यानी कि जो मैन होगा वो ही ओनली रिजर्वायर रहेगा और ये नेचुरल होस्ट रहता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन। और एपिडेमियोलॉजी में हमने एजेंट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और रिजर्वायर देखा। अब हम बात करेंगे होस्ट फैक्टर के बारे में। तो होस्ट फैक्टर में जो हम पहली चीज़ देखेंगे वो होगी हमारी एज ग्रुप। तो जो टाइफॉइड फीवर होता है वो हम ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, हम हर एज ग्रुप में देखने को मिलता है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ कंसीडर्ड कि ये जो डिज़ीज़ होती है ये मेनली हमें चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स में देखने को मिलती है और एंडेमिक एरियाज़ में इसका जो हाईएस्ट अटैक रेट है वो चिल्ड्रन में रहता है, जो कि एज होता है 8 से 13 ईयर्स के बीच में इस ग्रुप को ज़्यादा देखने को मिलता है एंडेमिक एरियाज़ में। फिर अगर हम जेंडर और रेस की बात करें तो टाइफॉइड जो रहता है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अगर रेशियो की बात करें तो मेल में ज़्यादा आता है। फिर आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो पोवर्टी से बहुत जुड़ी होती है, क्योंकि जो लोग पोवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके पास क्या होता है, जो सैनिटेशन की फैसिलिटी होती है वो काफ़ी पुअर होती है, प्लस कंटामिनेटेड फूड और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इनएडिक्वेट सैनिटेशन वगैरह के कारण, अनसेफ वाटर सप्लाई के कारण जो कई बार है ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंजेस्ट कर लेते हैं और टाइफॉइड के पेशेंट उन्हें मतलब टाइफॉइड हो जाता है। फिर माल न्यूट्रिशन, तो जिन पेशेंट को माल न्यूट्रिशन होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टाइफॉइड फीवर के लिए, क्योंकि वो ऑल्टर कर देते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा को। तो ये हो गया हमारा होस्ट फैक्टर के बारे में। अब आ जाते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन हमारा 10 से 14 दिन का होता है, पर अगर हम इसके और डिटेल में बात करें तो ये 3 दिन के लिए शॉर्ट पीरियड का भी हो सकता है और 21 दिन का लंबा पीरियड में भी ये हमें देखने को मिलता है। और ये हमारा डिपेंड करता है अपॉन द डोज अपॉन द इनोक्यूलम्स, यानी कि जो इनोक्यूल हुआ है बैक्टीरिया उसके ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं कॉजेज़। तो कॉजेज़ में तो हमने जान लिया कि कॉजेटिव बैक्टीरिया क्या है, हमारा सैल्मोनेला टाइफी। इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो ये फैमिली को जिस बिलोंग करेगा वो है एंटेरोबैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये हमारा होता है। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन, यानी कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले फीको ओरल रूट, यानी कि जो हमारा फीसेस रहता है उसमें ये बैक्टीरिया मिलेगा, तो इस कारण वो फ्लाइज के थ्रू या फिर अलग अलग कैरियर के थ्रू या हमारे खाने में देखने को मिल सकता है, उस कारण होता है। अगर हम जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में उसके कारण हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू, जो इसलिए बोलते हैं कि बारिश के सीज़न में या फिर ऐसे भी नॉर्मली बाहर की
बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हो वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि फुल्की चाट वगैरह में। फ्लाइज और कॉकरोचेस के थ्रू ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर है इस डिज़ीज़ के, यही कैरी कर लेते हैं इस बैक्टीरिया को, और इसके कारण जो ये डिज़ीज़ आकर होती है। अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि कैसे अंदर ऐसा क्या होता है, किस तरीके से जो हमारा टाइफाइड की पैथोफिजियोलॉजी होती है। सबसे पहले हम इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेंगे थ्रू कंटामिनेटेड फूड। इसके बाद ये जो इंजेस्टेड बैसिलाई रहेगा ये इन्वेड कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा को, और वहाँ से मैक्रोफेज जो रहेंगे उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो बैक्टीरिया होगा ये धीरे धीरे कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, अपने रीजनल यानी कि आसपास के लिम्फ नोड्स में। और सैल्मोनेला टाइफी जो हमारा रहेगा वो मल्टीप्लाई होने लगेगा इंटेस्टाइनल लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर, जिसके कारण पहला चीज़ क्या होगा, डायरिया होगा। डायरिया ये वाटरी स्टूल देखने को मिलता है, समटाइम्स आपको मेलिना भी देखने को मिलेगा, यानी कि फीसेस में ब्लड भी पाया जाएगा। और डायरिया के बाद ये जो बैसिलाई होगा ये एंट्री लेने लगेगा, कहाँ पर एंटर होने लगेगा, पूरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और ऑनसेट ऑफ टाइफाइड फीवर जो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो पहला क्लिनिकल फीचर होता है हमारा फीवर। फीवर में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंट और सीवियर हेडेक्स देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, क्रैम्स और टेंडरनेस होती है। डायरिया बहुत ही कॉमन सिम्टम है और ये काफ़ी सीवियर भी हो सकता है, समटाइम्स ब्लडी, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर रोज स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, तो पिंक कलर के स्पॉटी टाइप के रैश होते हैं जो चेस्ट और एब्डोमेन में अपीयर हो जाते हैं। फिर वीकनेस और फटीग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगेगी, एनलार्ज्ड स्प्लीन यानी कि एनलार्ज स्प्लीन हो जाएगा, और लीवर हेपाटोमेगली है ना। फिर पर्सिस्टेंट कफ भी हो सकता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आ गई क्लिनिकल फीचर्स में। अब आ जाता है डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो पहला आ जाएगा ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर में क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, ब्लड के सैंपल को लेते हैं, फिर उसको कल्चर करके ये देखते हैं कि जो सैल्मोनेला टाइफी है वो प्रेजेंट है या नहीं, और ये बहुत ही रिलायबल मेथड होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टूल कल्चर। तो स्टूल सैंपल लेंगे, इसमें भी हम सैल्मोनेला टाइफी की प्रेजेंस की चेक करेंगे। फिर विडाल टेस्ट आ जाएगा, तो ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है टाइफॉइड में, ये उसका क्या करता है, चेक करता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं। एलाइजा भी होता है, क्लॉट कल्चर, स्लाइट एग्लूटिनेशन, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये सारे टेस्ट से आप पता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो बावल परफोरेशन है, हेमरेज देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाएगा, मायोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन बहुत सारे ब्लड वेसल्स में, निमोनिया, किडनी और ब्लैडर इन्फेक्शन। तो ये हो गए हमारे सारे क्या, ये हो गए हमारे कॉम्प्लिकेशन। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसमें हम एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक्स ड्रग। तो ये क्या ड्रग करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करती हैं प्लस इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो इसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि क्लोरामफेनिकॉल 500 mg 6 आवर्ली फॉर 5 to 7 डे, सिप्रोफ्लॉक्सिन, एमोक्सिसिलिन। और सिम्टोमेटिक है तो फीवर आएगा तो एंटीपायरेटिक जैसे कि एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं, विटामिन सी और निकोटिनिक एसिड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में। बेड रेस्ट के लिए उन्हें प्रमोट करेंगे। टीपीआर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर्सनल हाइजीन का मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडिक्वेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, सॉफ्ट डाइजेस्टिबल डाइट, ये सारी चीज़ें, बाहर का खाना अवॉइड करना प्रिवेंशन में आ जाएगा। फिर एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब क्या हो गया हमारा, मतलब वैक्सीन। तो पहली कौन सी होगी, इंजेक्टेबल टाइफॉइड वैक्सीन। तो इसमें कौन सी हम लगाते हैं, टाइफिम वीआई लगा सकते हैं और टाइफी वैक्स लगा सकते हैं। फिर एक आती है हमारी लाइव ओरल वैक्सीन जिसका नाम होता है टाइफोरल, और एक होती है टैब वैक्सीन। तो ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको लगवाने से हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकते हैं फ्रॉम टाइफॉइड। फिर आ जाता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन तो बहुत आसान है कि हमारे जो सराउंडिंग है उसे क्लीन रखना है, किचन के यूटेंसिल्स को क्लीन रखना है, खाने से पहले खाने के बाद हाथ धोने हैं, जो फिंगर नेल्स हैं उन्हें ट्रिम्ड रखना है, जो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए। कैसे, आप बॉइलिंग कर सकते हैं, आरओ का पानी पी सकते हैं। फिर क्लीन और हमेशा जो वेजिटेबल्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, तो हमें हमेशा इसे क्लीन करना है, वाटर से उसे वॉश करना है और फिर खाना है। और हाई रिस्क फूड हमें अवॉइड करना है, बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है। एंटी टाइफॉइड वैक्सीन जो मैंने आपको पहले बताई वो एडमिनिस्टर करवा लेनी चाहिए। एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए,
हमेशा, अगर आप डिज़ीज़ है तो भी और डिज़ीज़ नहीं है तो भी, क्योंकि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा, मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।